Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and you all are welcome in my YouTube channel. तो जैसा आप सभी को पता है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लर्निंग कर रहे हैं थ्रू द हिंदू आर्टिकल्स। तो द हिंदू के हम आर्टिकल्स लेते हैं और ऐसे आर्टिकल चूज़ किए जाते हैं जो ना सिर्फ आपको इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करेंगे, ठीक है, बल्कि साथ ही साथ आपकी जो नॉलेज है उसको भी इंक्रीज़ करेंगे। तो इसमें हमने वोकेबुलरी भी ऐड कर रखी है और लास्ट में MCQs भी ऐड कर रखे हैं, जिनसे आपको क्या होगा और अच्छे से जानने में हेल्प मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सर्वे और 2026, ठीक है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे स्टूडेंट हो, तो खास तौर पे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कोई हाउसवाइफ हो तब भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो इकोनॉमी जो होती है वो डायरेक्टली आपके घर को, आपके बजट को इफ़ेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी जॉब वगैरह में हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो सैलरी है या आपके जो सेक्टर है उसमें जॉब कितनी है, कैसी ग्रोथ है, वो सब कुछ भी जानना आपके लिए नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। लास्ट में हम इसके MCQs भी करेंगे, जिनसे आपको इसको और भी अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। ओके। The Economic Survey 2025-26, often referred to as the Economic Survey 2026, was tabled in Parliament on January 29, 2026. Okay? The Economic Survey. Economic Survey, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमी मीन्स आर्थिक, सर्वे मीन्स सर्वेक्षण, ठीक है। 2025-26, तो इसका नाम है 2025-2026, तो इसके बीच का लिया जाता है, ठीक है। 2025 का है बेसिकली, 26 में आता है, तो इसलिए दोनों ईयर्स एड ऑन हो जाते हैं। ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द इकोनॉमिक सर्वे 2026, ठीक है। ऑफ्टन कहने का मतलब है यद्यपि, इसको हम क्या रिफर करते हैं, यानी रिफर करने का मतलब कहना, ठीक है। इसको हम कहते हैं एज द इकोनॉमिक सर्वे 2026 ही हम इसको बोलते हैं, ठीक है। हम इसको जो आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ही बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली। वॉज टेबल्ड, वॉज मीन्स था, टेबल्ड, टेबल्ड करने का मतलब है रखा गया, ठीक है ना, यानी सबके सामने रखना। देखो जब पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ रखी जाती है ना, वहाँ पे बोली जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, तो उसको टेबल्ड करना बोलते हैं, ठीक है। यानी सबके सामने वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको रखना, पार्लियामेंट में उनमें बहस करना, ठीक है। तो उन सबको हम क्या कहते हैं? टेबल्ड करना। इन पार्लियामेंट ऑन जनवरी 29, 2026, तो जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? संसद, ठीक है। तो जो हमारी संसद है वहाँ पे कब रखा गया? ये जनवरी 29, 2026 को रखा गया। ऑन मीन्स पर, ठीक है। तो ऑन मीन्स पर बेसिकली ये जगह को शो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे रखा गया। बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो आप सभी को पता है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस कहने का मतलब क्या होता है? वित्त, ठीक है। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त। तो हमारी जो वित्त मंत्री है, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, निर्मला सीतारमन, तो उनके द्वारा ये रखा गया है, ठीक है। अहेड ऑफ द यूनियन बजट, अहेड, अहेड कहने का मतलब पहले, अहेड का मतलब क्या होगा? पहले, ठीक है। ऑफ, ऑफ मीन्स से या का की के होता है बेसिकली, ठीक है। तो यूनियन बजट से पहले इसको रखा गया है, ठीक है। प्रिपेयर्ड अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर AV आनंथा नागेश्वरन, ओके। तो प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना, ठीक है। इसको तैयार किया गया, देखो ED लगा है, तो प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया गया। अंडर, अंडर कहने का मतलब है की देख रेख में, हम बोलते हैं ना इसकी देख रेख में ऐसा हुआ, तो इसके अंडर ये काम हुआ, ठीक है। अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो जो हमारे चीफ, चीफ का मतलब होता है मुख्य, इकोनॉमिक आर्थिक, एडवाइजर मीन्स सलाहकार, एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार, जो आपको सलाहें देता है, ठीक है। तो जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, क्या नाम है उनका? VA अनंथा नागेश्वरन, ओके। तो इनके अंडर में इसको प्रिपेयर्ड किया गया, ठीक है। अंडर कहने वाला इनकी देख रेख में इसको प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का नाम है तैयार किया गया, ओके। तो प्रेजेंट पास्ट का हमारा टेंस है। इट डिस्क्राइब्ड इंडियाज इकोनॉमी एज एक्सपीरियंसिंग अ गोल्डी लॉक मूवमेंट, ठीक है। तो इन इट डिस्क्राइब, यह डिस्क्राइब करता है कौन? इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे में डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने का मतलब है यानी किसी चीज को विस्तार से बताना, डिस्क्राइब करो, इसको आता है ना क्वेश्चंस में, डिस्क्राइब दिस टॉपिक, ठीक है ना, यानी इस टॉपिक को विस्तार से बताइए। तो ये जो आपका सर्वे आया है, ये क्या कर रहा है? ये जो आपका इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, उसको विस्तार से बता रहा है कि वो क्या कर रही है? एज एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग में महसूस कर रही है, ठीक है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है
वो अभी क्या महसूस कर रही है, गोल्डी लॉक मूवमेंट। गोल्डी लॉक कहने का मतलब सुनहरा, ठीक है, गोल्डी लॉक कहने का मतलब है सुनहरा। तो आप सभी को पता है गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, फिलहाल तो हाई रॉकेट पे चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी इकोनॉमी भी क्या कर रही है साथ में, गोल्डी लॉक मोमेंटम एक्सपीरियंस कर रही है, यानी इंजॉय कर रही है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी क्या है अभी, सुनहरे मोमेंटम यानी जो क्षण होता है, ठीक है, सुनहरे क्षण है अभी हमारे जो इकोनॉमी के हैं, यानी बहुत अच्छा कर रही है। रोबस्ट ग्रोथ कंबाइंड विथ हिस्टोरिकल लो इन्फ्लेशन, ठीक है। रोबस्ट कहने का मतलब है आपका मजबूत, ठीक है, रोबस्ट यानी मजबूत। तो जो मजबूत आपकी ग्रोथ है, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, ठीक है, तो मजबूत जो वृद्धि है, कंबाइंड, कंबाइंड कहने का मतलब है मिक्स होना, ठीक है, यानी किसी के साथ मिलना। तो ये जो हमारी मजबूत वृद्धि है, ये किसके साथ मिल रही है, विथ मीन्स साथ, हिस्टोरिकल लो इन्फ्लेशन, यानी जो आपका क्या, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, लो नीचे, ठीक है, निम्न, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो ग्रोथ तो हमारी क्या है, रोबस्ट है, यानी बहुत ही मजबूत हमारी वृद्धि हो रही है, लेकिन ये साथ में किसके साथ कंबाइन हो गई है, ये कंबाइन हो गई है आपके हिस्टोरिकली लो इन्फ्लेशन, यानी ऐतिहासिक रूप से अभी तक की सबसे कम महंगाई चल रही है हमारे वहाँ, ठीक है। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी को क्या बोल दिया गया है कि ये क्या है, गोल्डी लॉक्स मूवमेंट में है, ठीक है, यानी सुनहरे फेस में चल रही है अपने, ओके। Amid global challenges like geopolitical tensions, trade fragmentations and supply chain shift, okay। Amid, amid कहने का मतलब होता है आपका कि जिस दौरान, देखो आपको पता है, ठीक है, एमिड का मतलब के बीच में भी होता है, किसी के बीच में अगर हो तो उसको भी हम एमिड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा के दौरान, ठीक है, यानी जिस दौरान क्या है, ग्लोबल चैलेंजेस, अभी ग्लोबल मीन्स यानी वैश्विक, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, चैलेंजेस मीन्स होता है चुनौतियाँ, ठीक है ना। अभी क्या चल रही हैं, बहुत सारी वैश्विक चुनौतियां चल रही है, तो उनके बीच में, उनके दौरान, लाइक, लाइक मीन्स जैसे, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, उदाहरण, हिंदी में बोलते हैं उदाहरण, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइक या फॉर एग्जाम्पल, सच एज, ठीक है, बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लाइक लिखा है, लाइक मीन्स जैसे, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल कहने का मतलब भौगोलिक टेंशन, टेंशन कहने का मतलब है आपका मतलब युद्ध वगैरह जो भी हो रही है, ठीक है, तो उनकी वजह से, तो जो आप टेंशन हो रही है बोलते हैं ना, उसकी स्पेलिंग ये है, देख सकते हैं आप, TENSIONS, टेंशन, ठीक है, टेंशन यानी चिंताएं, जिसको मोस्टली हम बोलते हैं, बट यहाँ पे इसका मतलब होता है जो वॉर वगैरह चल रही है ना, कि इस कंट्री पे सैंक्शन लगा दिया, इजराइल यूक्रेन सॉरी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इसराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, ठीक है, और ऐसे ही वेनेजुला का भी आपने हाल ही में देखा, ट्रंप ने वेनेजुला के जो जो प्रेसिडेंट है उनको वहाँ से उठा लिया, तो इसकी वजह से उनकी कंट्री में अनस्टेबिलिटी आ गई है। वैसे ही बांग्लादेश में आपने देख रहे हो काफ़ी टाइम से वहाँ भी अनस्टेबिलिटी चल रही है। पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी हमेशा ही अनस्टेबल रहता है, ठीक है, वहाँ पे तो हमेशा उथल पुथल, अनस्टेबल कहने का उथल पुथल ही चली रहती है, ठीक है ना। तो ऐसी काफ़ी सारी, जैसे ईरान में भी आप देख रहे हो काफ़ी वहाँ पे डोमेस्टिक वो एक टाइप का वो चल रहा है, ठीक है। तो आपका ऐसी बहुत सारी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ठीक है ना, यानी भौगोलिक, जियोपॉलिटिकल के अंदर होता है भौगोलिक, भौगोलिक टेंशन, टेंशन कहने का मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, ट्रेड, ट्रेड कहने का मतलब व्यापार, फ्रेगमेंटेशन मीन्स टूटना, वैसे फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, ठीक है, अगर आप साइंस की लैंग्वेज में फ्रेगमेंटेशन बोलोगे तो इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, बट यहाँ पे मतलब है कि ट्रेड का भी क्या होना, अनस्टेबल होना, यानी जैसे आप देख रहे हो कि अमेरिका ने क्या कर दिया, एकदम से 50% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है उस पर बर्डन आ गया, ठीक है ना, और हमारा जो ट्रेड अमेरिका के साथ नॉर्मली होता है वो भी क्या हो गया, घटने लगे। एक अमेरिका ही है हमारा जिसके साथ हमारा ट्रेड क्या रहता है, सरप्लस रहता है, यानी हमें फायदा ज़्यादा होता है वहाँ पे, बट उसके साथ भी इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि उसका टैरिफ ही इतना ज़्यादा हो रहा है, बाकी अदर टाइप के वो हम पे सैंक्शंस लगा रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए व्यापार भी क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेड हो रहा है, यानी व्यापार में भी क्या हो रही है, बाधाएं आ रही हैं। एंड सप्लाई चेन शिफ्ट, और जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन कहने का मतलब है एक कंट्री से सामान आया दूसरी कंट्री को गया। मोस्टली क्या होता है, जैसे आपको पता है ऑयल के लिए हम किस पे डिपेंड रहते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह जो गल्फ कंट्रीज हैं, और प्लस में अभी हमने वहाँ से शिफ्ट करके हम कहाँ पहुँचे हैं, रशिया। शिफ्ट करना मीन्स बदलना, ठीक है, चेंज करना वहाँ से, तो वहाँ से चेंज होकर हम रशिया आ गए, बट अगेन अमेरिका ने सेंक्शन लगा दिया, तो अब रशिया से हमने कम कर दिया, अब वापस हम गल्फ कंट्रीज पे शिफ्ट कर रहे हैं या अमेरिका पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका से भी हम तेल लेते हैं। तो ऐसे जो सप्लाई चेन है वो भी क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, यानी जैसे पहले से जहाँ से हम खरीद रहे होते थे, अब वहाँ से ना खरीद के कहीं और से खरीद रहे हैं, या जो पहले हमसे खरीद रहे हैं वो अब हमसे ना खरीद के किसी और से खरीद रहे हैं वो सामान, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस भी अभी
चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, चैलेंजेस मीन्स चुनौतियाँ, ठीक है, या प्रॉब्लम्स जिसको कहते हैं। तो इस दौरान भी हमारी जो ग्रोथ है वो क्या कर रही है, हिस्टोरिकली एक तो लो इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई कम है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, रोबस्ट ग्रोथ है, यानी जो हमारी ग्रोथ क्या हो रही है वो बहुत ही मजबूत है, ठीक है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको ना एक बार आप और देख सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी जनरल नॉलेज के बेस पे और आपकी जो करंट नॉलेज है दोनों के बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये एवरी इंडियंस को पता होना ही चाहिए, मुझे जो लगता है, ठीक है ना, कि हर इंडियंस को क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अपनी इकोनॉमी के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पता होनी चाहिए कि हम कैसा कर रहे हैं इस टाइम। ओके, तो अब थोड़ा सा हम डाटा देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बेसिकली उन बच्चों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, प्लस आपके लिए भी, आपको भी पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, ठीक है। इन जनरल भी हमें पता ही होना चाहिए कि हमारी कंट्री की ग्रोथ है क्या, ठीक है। तो आते हैं जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, यानी टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, उसमें क्या इंक्रीजमेंट हुआ, क्या घटा, प्रोडक्शन में उत्पादन, चीजें बनना, ठीक है। तो कितनी बनी, कितनी वृद्धि हुई, क्या रहा। रियल जीडीपी फॉर FY 2025-26 इज एस्टिमेटेड एट 7.4%। ओके, तो हमारी जो रियल जीडीपी रही वो कितनी रही, 7.4%, ठीक है। ग्रोथ मीन्स बढ़ना, ठीक है। तो जीडीपी में जो ग्रोथ हुई यानी जीडीपी में जो वृद्धि हुई, प्योर हिंदी में बोलेंगे तो वृद्धि बोलते हैं। तो जो हमारी रियल मीन्स वास्तविक जो जीडीपी रही, ठीक है, फॉर FY करने का मतलब होता है यहाँ फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष, हिंदी में अगर हम कहेंगे तो वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। जो हमारा आपको पता है हमारा कब से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, और मार्च तक रहता है। यानी अगर हम इस बार की बात करें तो 2026 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 2027 मार्च तक रहता है वो, 31 मार्च तक, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसको शॉर्ट में FY बोल देते हैं, यानी वित्तीय वर्ष। तो इस टाइम का हम पूरा लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है। 2025-2026 इज एस्टिमेटेड मीन्स अनुमान लगाना, ठीक है, यानी गणना करना जिसको भी आप कह सकते हो। तो इसमें यह गणना की गई है, ये एस्टिमेटेड किया गया है कि एट द 7.4%। तो ये कितना है हमारा, 7.4% है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशंस, ठीक है ना, पहला जो एडवांस जो एस्टिमेशंस किया गया है, ठीक है, यानी जो पहला यानी पहले ही जो अनुमान लगा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, विद ग्रॉस वैल्यू एडेड एट 7.3%। और जो हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है ना, साथ ही में जो हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ग्रॉस वैल्यू एडेड करने का मतलब कुल जो मूल्य में जो इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी जो मूल्य बढ़ा है, ठीक है। एडेड कहने का मतलब है बढ़ना। जैसे मान लो पिछले साल तक आप चिप्स का पैकेट 5 रुपये का लेते थे, लेकिन आज ही वो क्या हो गया, 6 रुपये, तो कितनी की वृद्धि हो गई, 1 रुपये की। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कितना मूल्य में बढ़त हुई, ठीक है ना। तो वो कितना रहा, 7.3%। This reflect broad-based expansion driven by private consumption, investment, and sectoral momentum. Okay, so this का मतलब यह रिफ्लेक्ट करना मतलब दर्शाना या दिखाना, ठीक है। तो यह दिखाता है ब्रॉड बेस्ड एक्सपेंशन, ब्रॉड करने का मतलब बहुत ही फैला हुआ, विस्तृत, बेस्ड ना आधार पे, ठीक है ना, बहुत फैले हुए आधार पे एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मीन्स खर्चा, ठीक है। तो जो खर्चा हो रहा है इसका मतलब है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे खर्चा हो रहा है। ड्राइवन बाय, जो ड्राइव किया जा रहा है, यानी जिसको अब ये जो हो रहा है इतना खर्चा, इसको कौन कर रहा है, ठीक है ना। ड्राइव करने का मतलब वैसे तो हम जब क्या करते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं ना, उसको ड्राइव करना कहते हैं ना, किसी चीज़ को लेके जाना, ड्राइव करने का मतलब लेके जाना, ठीक है। तो ड्राइव की जो पास्ट में होती है ड्राइवन होती है, VEN लग जाता है, ठीक है। तो ड्राइवन बाय मीन्स द्वारा, ठीक है, एक प्रीपोजिशन वर्ड है। तो किसके द्वारा ये हो रहा है, ये हो रहा है प्राइवेट कंजप्शन, यानी प्राइवेट का मतलब होता है निजी, ठीक है ना, लोगों के द्वारा। एक तो होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक यानी सरकारी, और प्राइवेट मतलब निजी, ठीक है ना। कंजप्शन मीन्स वो क्या कहते हैं, उपभोग, ठीक है ना। अगर प्योर हिंदी में कहेंगे कंजप्शन का मतलब उपभोग, यानी कितनी चीज़ें हमने कंज्यूम की, यानी कितनी चीज़ें हमने खरीदी और उनको यूज़ किया, ठीक है, उनका उपयोग किया। इन्वेस्टमेंट, और जो आपका इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं निवेश,
ठीक है ना, जो बाहर से जो कंपनियां आती हैं और हमारे वहाँ पैसा लगाती है, ठीक है। सपोज मान लो आपने एक बिजनेस खड़ा कर दिया, अब आपको उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो कोई बाहर से आके आपको पैसे दे देता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अपना काम इसलिए कर पाओगे ना। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपने बिजनेस बना दिया, तो आप नहीं रन कर पाओगे उसको, ठीक है, आप चला नहीं पाओगे, तो इसलिए इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश करना किसी के बिजनेस में, ठीक है। एंड सेक्टोरल मोमेंटम, और जो अलग अलग सेक्टर हैं, ठीक है ना, जैसे हमारा स्टील सेक्टर होता है, यानी जहाँ पे स्टील वगैरह काम होता है, ठीक है। और बाकी हमारा टॉय सेक्टर है, हमारा बहुत सारे सेक्टर, ऑयल सेक्टर है, ठीक है, ऑयल रिफाइंड वगैरह करके हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सारे सेक्टरों की वजह से भी हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, चल रही है, तो वही उसको हमारी इकोनॉमी को चला रहे हैं। तो ड्राइवन का मतलब होता है चलाना, ठीक है, चलाया। अब आता है एक्सटर्नल सेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट जीडीपी आपके लिए है, उतना ये भी है कि अभी हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, निर्यात। देखो किसी की जो जीडीपी होती है ना, जो आपका इकोनॉमी होती है, उस पर डिपेंड करती है कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, हम लोगों को कितना बेच रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम बेचेंगे, उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी होगी। तो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर कितना है, एक्सटर्नल कहने का मतलब होता है बाहरी, ठीक है, सेक्टर यानी क्षेत्र। Total exports reached a record $825 billion in FY25, 6.1% YoY growth, driven by services, 13.6% growth. ओके, तो यहाँ पे कह रहा है टोटल एक्सपोर्ट्स रीचेस अ रिकॉर्ड। अब जो टोटल मीन्स कुल, ठीक है, जो कुल हमारे एक्सपोर्ट्स थे, एक्सपोर्ट्स कहने का मतलब है निर्यात, जो हमने सामान बाहर भेजा, ठीक है। रीच मीन्स पहुंचना, बट यहाँ पे ईडी लगा है तो पहुंचे, ठीक है। तो हमारे जो कुल निर्यात थे वो कहाँ पहुंच गए, वो रिकॉर्ड मीन्स यानी एक उच्च स्तर पे, ठीक है, $825 बिलियन पहुंच गए, ठीक है। तो हमारा एक्सपोर्ट कितने का एक्सपोर्ट किया हमने, इतने का एक्सपोर्ट किया, ठीक है, इतने रुपए का सामान हमने बाहर भेजा, ठीक है। तो $825 बिलियन का सामान हमने बाहर भेजा, ठीक है। कब, इन मीन्स में FY25, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जो 25 है उसमें भेजा, ठीक है। 6.1%, ओके, तो 6.1% YoY कहने का मतलब है ईयर ओवर ईयर, ठीक है ना, साल दर साल जिसको हम बोलते हैं, तो उसको YoY बोलते हैं इंग्लिश में, यानी साल दर साल, नहीं इस साल इतना तो अगले साल इतना, ठीक है। तो साल दर साल जो हमारी ग्रोथ रही, यानी पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें, तो इस साल हमारी 6.1% की ग्रोथ यानी वृद्धि इसमें देखी गई। ड्राइवन बाय सर्विसेज, अब इसको किसने चलाया, ये ग्रोथ क्यों हुई, तो इसको चलाने में मेन हेल्प था सर्विसेज का, जो हमारी सेवाएं होती हैं, ठीक है ना, जो डिफरेंट सेक्टर में हम सेवाएं देते हैं, तो उनका ग्रोथ कितना था, 13.6% ग्रोथ वहां से आई। स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व, तो जो हमारा जो विदेशी फॉरेक्स का नाम विदेशी मुद्रा भंडार, रिजर्व मीन्स भंडार, ठीक है। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग रहा, कितना रहा, ओवर $700 बिलियन। तो आप देख सकते हो $700 बिलियन तो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व ही रहा, ठीक है। इम्प्रूव्ड इम्पोर्ट्स कवन, ठीक है, और जो हमारा इम्पोर्ट है यानी जो हम मंगाते हैं सामान, देखो एक्सपोर्ट करने का मतलब भेजना, इम्पोर्ट करने का मतलब है मंगाना, तो जो हम हमारा सामान मंगाते हैं वो भी हमने इम्प्रूव किया, यानी उसमें भी सुधार किया। पहले से हम बहुत सारा सामान मंगाते थे, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, कम सामान मंगाना शुरू किया है, तो उसको भी हमने कवर किया, ठीक है। तो इम्प्रूव करना मीन्स सुधारना। एंड मोडेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोवाइड बफर अगेंस्ट ग्लोबल स्टॉक, ठीक है। और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी जो अभी चालू, करंट का मतलब चालू अकाउंट, यानी जो आपका खाता होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, तो अभी जो आपका चालू खाता घाटा है जो हमारा, उसमें भी हमने क्या कर रखा है, उसको भी कम किया है, ठीक है, यानी कि हमें घाटा थोड़ा कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, प्रोवाइड करना मतलब प्रदान करना, ठीक है। हम कहते हैं ना ये चीज़ मुझे प्रोवाइड करवा दो, यानी ये चीज़ मुझे प्रदान करवा दो, ठीक है। देखो देना एक अलग चीज़ होता है, प्रोवाइड करना अलग होता है। देना तो क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली दे देते हो, ठीक है। प्रोवाइड करना का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ को उसको प्रदान करवाना, ठीक है। तो प्रोवाइड करना, प्रदान करना। बफर अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स, ठीक है। बफर कहने वाला सहारा देना, तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारी इकोनॉमी को सहारा दे रही हैं। अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, ठीक है, के खिलाफ, किसके खिलाफ, ग्लोबल शॉक। अब जो ये वैश्विक शॉक आ रहे हैं, शॉक कहने वाले झटके, ठीक है ना, कभी युद्ध हो जा रहा है, कभी एक कंट्री कह रही भाई मैं सामान नहीं दूंगा तुम्हें, कभी कोई कह रहा है भाई हमारे वहाँ सामान मत लेके आना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो ये जो ग्लोबल शॉक्स हैं, यानी वैश्विक जो झटके हमें मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनसे हमारी जो इकोनॉमी है उसको कौन आपका बफर प्रोवाइड कर रहा है। बफर कहने का मतलब यहाँ पे सहारे से है, तो कौन सहारा प्रोवाइड कर रहा है, तो यही सारी चीज़ें सहारा, जो हमारी सर्विस सेक्टर है, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, जो हमारा
जो हमने इम्प्रूव्ड किया है अपना, ठीक है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम किया है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमको सहारा प्रदान कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो कौन कौन से सेक्टर्स हमें हेल्प कर रहे हैं ये सब अचीव करने में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट। सो सबसे पहला है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब उपभोग करना, एंड इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना, ठीक है। तो जो चीज़ें हम देखो, अब इंडिया में लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना। आप देख रहे होगे हर तीसरे के घर में आजकल कार है, ठीक है, एसी हर कोई लगा ही रहा है, मकान वगैरह सभी बना ही रहे हैं। तो ये जो कंजप्शन हमारा चल रहा है, ठीक है ना, चीज़ों को उपभोग जो हम कर रहे हैं, और प्लस में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि बाहर की जो लोग हैं वो हमारी वहाँ की कंपनियों में पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, या जो खुद भी जो आजकल क्या है, जो लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इनमें पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर रोज 61.5% ऑफ जीडीपी इन FY26, हाईएस्ट सिंस 2012। ओके, सो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, तो जो प्राइवेट है, प्राइवेट यानी लोगों के द्वारा, ठीक है, जो फाइनल मीन्स लास्ट में, अंत में जो कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मीन्स जो खर्च है, तो लोग जो सामान खरीदने पे जो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। रोज देखो राइस का पास्ट फॉर्म होता है, राइस मीन्स बढ़ना, रोज मीन्स बढ़ा, ठीक है। तो ये बढ़ गया है कितना, 61.5% के ग्रोथ से बढ़ गया, यानी 61.5% की ग्रोथ से बढ़ रहा है जीडीपी इन FY26, ठीक है। तो जीडीपी इतनी बढ़ गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ये क्या है, हाईएस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा है। सीन्स में से 2012 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा है ये, ठीक है। सपोर्टेड बाय लो इन्फ्लेशन। अब इसको किसका सपोर्ट मिल रहा है, सहारा मिल रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है कि हमारा जो लो इन्फ्लेशन है, यानी जो हमारी महंगाई है, इन्फ्लेशन वो कम है, रूरल रिकवरी हो रही है, ठीक है। जो हमारे रूरल है, यानी गाँव वगैरह, रूरल कहने होता है यहाँ पे दुर्गम, ठीक है, हिंदी में अगर हम कहेंगे तो उसको दुर्गम कहते हैं प्योर हिंदी में। बेसिकली जो अनडेवलप्ड एरिया है ना, पिछड़े जो जगह हैं, तो उनकी रिकवरी हो रही है, यानी उनमें सुधार हो रहा है, रिकवरी में सुधार हो रहा है। एंड अर्बन डिमांड्स फॉर टैक्स मेजर्स, और जो अर्बन है, ठीक है ना, अर्बन के ना शहरी, जो शहरी हैं वो डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम टैक्स मेजर्स, ठीक है। तो उनको जो टैक्स में छूट वगैरह या उन टाइप की चीज़ें जो दे रखी हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, उनका भी कंजप्शन बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर्स पे। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टेबलाइजिंग रूरल डिमांड्स विथ 3.1% GVA growth in FY26 added by good monsoons and allied sector livestock fishery at 5 to 6%। ओके, तो जो हमारा एग्रीकल्चर कहने का मतलब कृषि, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र जो हमारा है, स्टेबलाइजिंग कहने का मतलब है स्थिर करना, ठीक है, यानी उसको ताकत देना। किसको ताकत दे रहा है, ये रूरल डिमांड को, जो हमारी ग्रामीण, रूरल को मतलब ग्रामीण से भी समझ सकते हो, या आपका दुर्गम जिनको कहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड कहने का मतलब है यानी मांग, तो उनकी जो मांग है चीज़ों को लेके, यानी मतलब अब वो लोग भी क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो विथ 3.1% GVA, ठीक है। तो इसमें कितना हुआ, 3.1% ग्रोथ हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2026, एडेड बाय गुड मानसून। अब इसमें जो इसको एड करना में सहायता देना होता है, ठीक है ना। एड देने कहते हैं ना, गवर्नमेंट एड प्रोवाइड कर रही है, यानी गवर्नमेंट क्या दे रही है, सहायता दे रही है। तो इसको कौन एड कर रहा है, तो एड बाय गुड मानसून, यानी जो अच्छा मानसून आया है उसकी वजह से। अलाइड सेक्टर, और जो इसके साथ जो अलाई है, अलाई मीन्स इसके साथ जुड़े हुए जो सेक्टर हैं, जैसे लाइव स्टॉक हो गया, यानी जो पशुपालन हो गया, फिशरीज मछली पालन हो गया, तो उनसे भी इसको क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है हमारे एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो 5.6% वहाँ से भी फायदा मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपना इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारा एक्सपोर्ट डायरेक्टली लिंक्ड होता है। मोमेंटम बिल्डिंग with 6.2% growth in FY26, manufacturing GVA accelerated easy 9.13% in Q2 FY26. PLI schemes attracted over 2 lakh crores investment, generated 18.7 lakh crore rupee in production sales and created 12.6 lakh jobs। ओके, सो जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन जो करती हैं, मैन्युफैक्चर करना मीन्स बनाना किसी चीज़ को, जो चीज़ों को बनाती हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मोमेंटम बिल्डिंग
विथ 2.6% ग्रोथ। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम मीन्स जो आपका क्षण, वैसे मोमेंटम का मतलब क्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, बिल्ड मीन्स बन रहा है, वो किसके साथ बन रहा है कि 6.2% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है इसमें, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग GVA एक्सेलरेट। अब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, यानी जो उत्पादन करते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, उनका जो GVA है यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि उनकी चीज़ों में जो मूल्य में थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ है। एक्सेलरेट मतलब बढ़ना, ठीक है ना। तो उसमें जो एक्सेलरेट तेजी आई है, ठीक है, वो कितनी आई है 9.13%। PLI कहने का मतलब होता है ना प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, ठीक है, यानी जो उत्पादन से जुड़े हुए इनिशिएटिव जो होते हैं, यानी जो कदम होते हैं, ठीक है। तो उत्पादन से जुड़े हुए जो कदम होते हैं, ऐसी स्कीम जो उत्पादन को बढ़ाए, ठीक है। अट्रैक्टेड ओवर 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी जो स्कीम्स हैं, यानी ऐसी जो योजनाएं हैं, इन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया है कितना 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। जनरेटेड 18.7 लाख करोड़ इन प्रोडक्शन सेल्स, ठीक है। और जो प्रोडक्शन और सेल्स मीन्स बेचना, सेल्स का मतलब होता है बेचना, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन करना, ठीक है। तो 18.7 लाख तक का जो हमारा उत्पादन हुआ है और हमने बेचा है, तो उसको जनरेट करने का मतलब पैदा करना, तो इतना उसने पैदा किया है, ठीक है। तो इतना हुआ है उसकी वजह से। एंड क्रिएटेड 12.6 लाख जॉब। तो 12.6 लाख हमें क्या मिली, यहाँ से नौकरियां मिली हैं। अब आ जाते हैं हमारा जो फाइनल है सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस में सेवाएं, जो हम सेवाएं देते हैं किसी को, ठीक है, चाहे हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, डॉक्टर लोग हमें जो देते हैं वो सेवाएं ही हैं, ठीक है। बैंक में जाते हैं वो सेवा में आते हैं। तो लीडिंग इंजन्स एट 9.1% GVA ग्रोथ, नाउ 56% ऑफ GVA ड्राइवन बाय डिजिटल एंड ट्रेडेबल सर्विसेज, ठीक है। तो अब हमारे जो ये सर्विस सेक्टर है, ये क्या हमारा लीडिंग इंजन है, यानी जो हमारी इकोनॉमी को चला रहा है, उसको लीड कर रहा है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 9.1% GVA ग्रोथ मिलती है हमें, जो अभी क्या है 56% की इसमें ग्रोथ हो रही है। ड्राइवन बाय, इसको कौन यानी चला रहा है, कहने का मतलब कौन इसको लेके जा रहा है, तो इसको डिजिटलाइजेशन होगा ना चीज़ों का। अब देखो, आप जो हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट है अपने मोबाइल से ले सकते हैं आराम से। तो अब आपको उसके लिए हॉस्पिटल जाना, फिर वहाँ पे लाइन पे लगना, फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। आप चाहे एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आराम से अपना अपॉइंटमेंट ले लो, और फिर जिस दिन आपका टर्म है उस दिन चले जाओ, ठीक है। कितना ईजी बना दिया चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसी आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है, उनको लेने के लिए आपको नहीं जाना है हॉस्पिटल, वो सारी रिपोर्ट्स आपके फ़ोन में ही आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो डिजिटल है, ऑनलाइन का जो सिस्टम है, उसने इसको बहुत इजी कर दिया है। ट्रेडेबल सर्विसेज, अब सर्विसेज क्या हो गई हैं, बहुत इजी हो गई हैं लेना देना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको लास्ट तक पूरा देखना। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, वो है हमारी वोकैबुलरी। देखो, इंग्लिश सीखने का किसी भी चीज़ को सीखने का ना जो पहला स्टेप होता है वो होता है लिसनिंग, आप चीज़ों को सुनो। दूसरा स्टेप होता है रीडिंग, आप पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका, आपने पहले तो सुन लिया, फिर पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करो, उसको लिखने की कोशिश, सॉरी बोलने की कोशिश करो, ठीक है। फिर बोलने के बाद आता है लिखना। और जब आप ये सारे 4 स्टेप फॉलो कर लेते हो, तो उसके बाद आप उस चीज़ को आराम से सीख जाते हो, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड जो सेगमेंट है वो है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी को मैं आपको हमेशा कहती हूँ, इसको याद करो उनको, इन टर्म्स को, और इनको अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र। तो बाहरी क्षेत्र यानी कहने का मतलब है यहाँ से विदेश से जुड़ा हुआ जो व्यापार होता है हमारा, ठीक है ना, जिसमें हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, निर्यात कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं बाहर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करना का मतलब हिंदी में निर्यात करना होता है, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब है अब तक का जो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट वाला। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है ना, जो विदेशों से हमें जो पैसे आ रहे हैं उस वो कितना आया। करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा जो हमें हो रहा है, ठीक है। करेंट का मतलब होता है चालू अकाउंट खाता, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, कहते हैं ना कंपनी घाटे में है, तो ये कंपनी क्या है, डेफिसिट में है, ठीक है। बफर का मतलब होता है सुरक्षा देना या सहारा देना। कंजप्शन, उपभोग करना, चीज़ों को खरीदना, उनको यूज़ करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, निवेश करना कहीं पे, ठीक है ना, पैसे देना ताकि हमें क्या मिले, अच्छा रिटर्न्स मिले, यानी हमारा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, बोलते हैं। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी टोटल जो हमारी कंट्री में जितना भी सामान बना। GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी हमारे जो सामान बना उनके जो मूल्य हैं, उनकी कीमतों में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। एग्रीकल्चर, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण,
सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र, एस्टिमेटेड मीन्स अनुमान लगाना, ठीक है ना, किसी चीज़ की गणना करना या उसका अनुमान लगाना। कहते हैं ना एस्टिमेटम बनाओ घर के बजट का, या सपोज कोई मकान बना रहा है तो कहते हैं पहले इसका एस्टिमेटम बना लो कि कितना खर्चा आएगा, ठीक है, तो अनुमान लगा लो पहले ही। रोबुस्ट कहने का मतलब होता है मजबूत करना, इन्फ्लेशन महंगाई, मोमेंटम मतलब होता है रफ्तार या गति। ओके, तो आपको इन सारे वर्ड्स को आज अपनी क्या करना है, जो आज दिन भर की जो वोकैबुलरी है उसमें इसको रिपीट करते रहना है, ठीक है ना, जो कन्वर्जेशंस आप करते हो उसमें बोलते रहना है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा सेगमेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आज हमने ग्रामर के नहीं बल्कि जो हमने आर्टिकल पढ़ा ना उसी के हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि ये आर्टिकल्स आपके हर सेक्टर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच इन FY25। तो जो हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा निर्यात है, रीच मीन्स पहुंचना, रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच इन FY25। तो 2025 में जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है तो उसमें हमारा रिकॉर्ड कहाँ पहुंच गया, हाउ मच मीन्स कितना, ठीक है ना, हाउ मच मीन्स कितना कितना पहुंच गया है। तो 700, 800, 825 या 900, तो कितना पहुंच गया है, अभी हमने पढ़ा है ये कितना पहुंच चुका है, 825। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर मेनली ड्रॉव एक्सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है ना। देखो ड्राइव, ड्राइवन और ड्रॉव, तो ये इनकी फॉर्म है। ड्राइव का हमने पढ़ा था ना, चलाना किसी चीज़ को, ठीक है, ड्राइवन मीन्स चलाया, और ड्रोव का मतलब भी चलाया ही होता है, ये भी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो विच सेक्टर मेनली, कौन सा सेक्टर, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो कौन सा सेक्टर मेनली क्या कर रहा है, चला रहा है, ड्रोव करने का मतलब चलाना, एक्सपोर्ट निर्यात, ग्रोथ, तो निर्यात ग्रोथ को सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर बूस्ट कर रहा है, हमने बताया था जो हमारी क्या है, सर्विसेज हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आंसर हमारा सही हो जाएगा, हमारी जो सर्विसेज हैं ये क्या कर रही हैं, सबसे ज़्यादा इस सेक्टर को हेल्प कर रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेक्स रिजर्व्स आर मोर देन, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व किससे ज़्यादा है, सेम वही क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट में किया था, ठीक है। तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार किससे ज़्यादा था, वो तो हमारा टोटल वो था ना एक्सपोर्ट, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार किससे ज़्यादा था, 700 से, ठीक है, हमने पढ़ा था ना 700 के समथिंग हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस एक्सपेंडिचर रोज टू व्हाट % ऑफ GDP इन FY26, ठीक है। तो जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है, यानी जो निजी कुल उपभोग है हमारा, ठीक है, तो यानी जो लोगों ने कितनी सामान खरीदा, वो जो एक्सपेंडिचर है उस पर जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, रोज मीन्स बढ़ा, ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, तो कितने % वो बढ़ा 2026 में, तो कितने % बढ़ रखा था वो, 55, 58, 61.5 या 65। तो हमने जैसे अभी पढ़ा ऊपर, ये कितना बढ़ चुका है, 61.5% बढ़ चुका है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्रीकल्चर GVA ग्रोथ इन FY26 इज अबाउट। तो अब हमारा जो एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है वो कितनी हुई हमारी, 2%, 3.1%, 4.5% या 6%, तो कितनी हुई थी, 3.1%। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट इन FY26 इज अराउंड। तो अब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, यानी जो हमारा बना रहे हैं हम, जो सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी रही, 4%, 5%, 6.2% या 8%, ठीक है। तो ये कितना रहा हमारा, 6.2% रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्टर इज द लीडिंग इंजन्स ऑफ ग्रोथ। तो जो ग्रोथ है उसका लीडिंग इंजन्स कौन रहा, यानी जिसने उसको क्या किया, सबसे ज़्यादा बूस्ट किया, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो उसको आगे लेके गया, तो वो कौन है, हमारा एग्रीकल्चर है क्या, कृषि है, इंडस्ट्रीज है हमारे, ठीक है, हमारी सर्विसेज हैं, या माइनिंग मीन्स वो जो खदान वगैरह होती है ना, जहाँ से खोद के चीज़ें हम निकालते हैं, ठीक है, माइनिंग। तो कौन सा सेक्टर था सबसे ज़्यादा, सर्विसेज, ठीक है, जो हम सेवाएं प्रदान करते हैं वो वाला सेक्टर था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 इज। तो हमारा जो अनुमान लगाया गया है इस बार कि 2026 के लिए हमारा जो GDP ग्रोथ होगा वो कितना होगा, देखो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके नियर बाई ऐसे, चाहे वो आपके ब्रदर्स सिस्टर हों, चाहे आपकी मदर्स हों, ठीक है, फादर्स हों, या कोई भी आपका रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो, तो उनके साथ आप क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ठीक है। और रोज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे न सिर्फ आपको इंग्लिश लर्निंग सिखाई जाएगी, बल्कि साथ साथ में आपकी जो जनरल नॉलेज है उसको भी इंक्रीज़ की जाएगी। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको डबल फ़ायदे हैं, ठीक है। आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, प्लस में आपकी इंग्लिश लर्निंग भी इम्प्रूव होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।